देखेंगे हरियाणा की। आखिर हरियाणा में किसने डाला है नफरत का केरोसिन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई उसके अनुसार हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो जल रहे हैं। हरियाणा नफरत की हिंसा की आग में चल रहा है। सवाल है कि हिंसा की साजिश आखिर किसने रची, किसने लोगों में नफरत फैलाई है, किसके कहने पर इस तरह से आग लगाई गई है। सवाल यह भी है कि हिंसा के बहाने क्या राजनीतिक दल वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। नूह को दंगाइयों ने सोमवार को जलाया और उसके बाद आग सोहना तक पहुंच गई। दंगाइयों ने गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी में भी आगजनी की, जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं बल्कि दुकानों में, होटलों में तोड़फोड़ की गई है। कुछ जगहों पर तो लूट की तस्वीर सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी स्क्रिप्ट थी, किसकी स्क्रिप्ट पर यह सब कुछ हो रहा था। आज इस मुद्दे पर हम बात करें, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हिंसा के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उस एफआईआर की कॉपी में क्या है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो आपको एफआईआर नजर आ रही है, दरअसल ये पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें साफ साफ लिखा है। इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है एफआईआर में कि 700 दंगाइयों की भीड़ अचानक से आई। भीड़ ने विवादित नारे लगाए, साजिश के तहत पथराव किया, आगजनी की गई और पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। ये इस एफआईआर में लिखा हुआ है। पुलिस पर पथराव और फायरिंग तक भी की गई है। पथराव और फायरिंग, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। सवाल अब ये ऐसे में खड़ा होता है कि शोभा यात्रा के दौरान विवादित नारे आखिर क्यों लगाए गए? क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? शोभा यात्रा निकलेगी तो ऐसे नारे लगाएंगे, पत्थर बरसाएंगे और फिर दंगा भड़काएंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस एफआईआर कॉपी के बाद, वहां की तस्वीरों के बाद सामने आते हैं। अब इस हिंसा को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं और बीजेपी पर नफरत का केरोसिन फैलाने की बात करते हैं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। नूह में सोमवार के दिन जो हिंसा हुई उसके बाद अब हालात पहले के मुकाबले कंट्रोल में है। बताते चले 116 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य भी आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस हिंसा के बाद में एक और नाम सामने आ रहा है और वो नाम है मोनू मानेसर का। नाम मोनू मानेसर का है। आरोप है कि मोनू मानेसर ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जिसकी वजह से हिंसा भड़की। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री इस हिंसा को साजिश बता रहे हैं, लेकिन मोनू मानेसर का बचाव करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने क्या कहा है मोनू मानेसर के बचाव में, सुनिए पहले आप। दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे। देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपने सुना, सीएम खट्टर को भी सुना, गृह मंत्री अनिल विज को भी सुना और मोनू मानेसर के वीडियोस को उनका कहना है कि वो लोगों को इकट्ठा होने के लिए कह रहा है, दंगा भड़काने की बात नहीं कही। इसीलिए मोनू मानेसर ने कोई साजिश नहीं रची।
वहीं कांग्रेस खट्टर सरकार से 5 सवाल पूछ रही है। साथ ही सवाल ये भी किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मोनू मानेसर को आखिर सरकार क्यों बचा रही है। सुनिए जरा। LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास थी कि दंगे होंगे, तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों दंगे होने दिए। नंबर 2, 50 ही कांस्टेबल की डिप्लॉयमेंट हुई, क्यों? आपने वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई जब आपको मालूम था दंगे होने वाले हैं। नंबर 3, नूह के SP को छुट्टी पर क्यों जाने दिया, पड़ोस के SP को क्यों चार्ज दिया जब आपको पता था दंगे होने वाले हैं, तो SP, IG, DIG सारे अधिकारियों को वहाँ लगाना चाहिए था, पर आपने नहीं लगाया। नंबर 4, अब तो गुड़गांव के जो MP हैं नूह और मेवात के, और भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने स्वीकार लिया और उन्होंने सवाल भी पूछा खट्टर साहब से कि उस यात्रा के अंदर हथियार क्यों जाने दीजिए, भाले, पिस्तौल, राइफल इत्यादि इत्यादि। तो साहब पद कौन धार्मिक यात्रा के अंदर हथियार लेकर जाता है? इसलिए कि दंगे होने वाले हैं। दूसरे पक्ष को आपने पत्थर इकट्ठे क्यों करने दिए? और मोनू मानेसर जो फरार बदमाश है, हत्यारा है, उसको आपके गृह मंत्री क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं जब वो इस यात्रा के अंदर शामिल होने की प्रोवोकेशन कर। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, एक एक करके उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में जो हिंसा हुई उस पर सियासत जोरों पर है। समाजवादी पार्टी डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठा रही है, तो फारूक अब्दुल्ला इसे धर्म युद्ध से जोड़ रहे हैं। साफ साफ उनका कहना है कि एक धर्म को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। देखिए, देश के अजीबोगरीब हालात हैं। जहां हिंसा शुरू होती है वहां पे रुकती नहीं है। ये डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही हैं? हर जगह इनका टोटल फेल्योर है। और अफसोस की बात यह है कि इतनी अराजकता हो गई, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे मणिपुर हो या नूह हो, कि बिल्कुल ये अराजक तत्व जो हैं वो फ्री हो गए सबको बर्बाद करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी हों इसके, चाहे वो दंगा करने वाले हों या दंगा भड़काने वाले हों, इन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो नूह में हो रहा है ये बहुत सख्त, दिल को तोड़ने वाली घटना हुई है। धर्मों की लड़ाई करना भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत सबका देश है, हर धर्म का देश है और हर धर्म को इजाज़त है आगे बढ़ने की। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसी पे हम जिंदा हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहां जिस तरह भारत है, और जो ये हो रहा है ये गलत है और हुकूमत को इसको बंद करना चाहिए, तभी भारत बनेगा। तो एक धर्म को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है और धर्म के आड़ में ये पूरा माहौल खराब करने की कोशिश है। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए विपक्ष जो है वो सरकार पर अब निशाना साध रहे हैं। चर्चा करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे मिलवा देती हूँ। रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता इस समय मेरे साथ जुड़े हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में हैं। विजय कौशिक हैं नेता कांग्रेस के। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रमन मलिक जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आपके प्रदेश में जिस तरह से पूरी हिंसा भड़की, बार बार विपक्ष निशाना साध रहा है प्रदेश सरकार की तमाम तैयारियों को लेकर, और ये इंटेलिजेंस फेल्यूर उसे करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब पहले से इनपुट्स थे तो आखिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। बाकायदा कांग्रेस ने तो अलग अलग सवाल बनाकर पॉइंटर्स के साथ में पूछा है। सर, ये फेल्यूर नहीं तो क्या है? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो अब हरियाणा के मामलों में इररेलेवेंट हो चुके हैं और अनभिज्ञ भी हैं। जो व्यक्ति यहाँ से अपने आप का पलायन करके राजस्थान चला जाता है मेंबर पार्लियामेंट बनने, और 1 साल के अंदर 2 बारी हरियाणा में चुनाव हार के एक कीर्तिमान स्थापित करता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सवाल नहीं नया जी देखिए ठीक है रमन जी, आप उसको बहुत अच्छे से राजनीतिक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह से पहले से लगातार इस तरह के इनपुट्स थे
और जिस तरह से अचानक लोगों के घरों पे हथियार थे, लोगों के नैना घरों जी, पे अगर पत्थर आप कैसे मेरे इकट्ठे को हो गए बार बार सर? रोकेंगी तो फायदा नहीं है ना। लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना please। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। मेरे को क्या बात करनी है, मेरे को आपसे सीखने की जरूरत नहीं। जैसे मैं लेकिन आपको आप क्वेश्चन नहीं मेरे सवाल का बोलूंगा, जवाब देंगे, वैसे अगर आप नहीं करेंगे। देंगे तो नहीं मुझे टोकना पड़ेगा प्लीज। रमन नहीं, जी, आप टोकते रहिए, फिर आप टोकते रहिए। बोलिए। मैंने जो बोलना है मैं वो बोलूंगा। यू आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट मी। सर लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब आई एम नहीं नॉट देंगे, गोइंग आप टू बी इधर उधर की डिक्टेटेड बात बाय करेंगे एन प्लीज एंकर। प्लीज प्लीज। मेरे को जो जवाब देना है मेरे को देने दीजिए। ठीक है, आप मुझे उसके बताइए बाद कि अगर अगर आपको ये satisfaction ना नाकामी हो, नहीं तो तो क्या आप अगर बोलिए। पहले से इनपुट्स थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बताइए, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात कि सुरजेवाला साहब जो यहाँ से एमपी भी नहीं बन पाए और 2 बारी 1 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव हार गए, उन अनभिज्ञ हैं यहाँ पे, यहाँ के हालात से। दूसरी चीज, LIU की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास थी, ये क्या उनको बताने कोई फरिश्ता आया था? किसने बोला उन्हें? क्या प्रमाण है कि अरे तो LIU की रिपोर्ट लिखित में उनके पास पहुंच रमन गई मलिक थी? जी, मुझे एक बात बताइए, आखिर ये अगर डिटेल्स हैं, अगर इनपुट्स आप खुद मान रहे हैं, प्रदेश में प्रशासन किसका है? वो किसे रिपोर्ट करते हैं? देखिए, गृह मंत्री को बात रिपोर्ट सुनिए, करते हैं? एक मिनट। LIU की रिपोर्ट किस टाइम, किस अफसर, किस डेस्क पे पहुंची, ये एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा से संबंधित अभी नहीं है आजकल, वो कैसे बताएगा? जो मेंबर पार्लियामेंट भी ना हो हरियाणा से, जो विधानसभा का भी मेंबर नहीं है, उसको ये पता है कि कौन सा कागज मुख्यमंत्री के कमरे में जा रहा है? क्या बातें कर रहे हैं आप? अवधेश कुमार दूसरी जी चीज, कितना इत्तेफाक रखते हैं रमन जी की इस बात से, क्योंकि ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो बोल रहे कि अगर इस तरह की अगर रिपोर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, आखिर कहां से इनपुट्स पता चलते हैं? अचानक अगर यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी मात्रा में उनके पास में हथियार पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, क्या ये अगर जानकारी नहीं है तो ये किसके लिए एक बड़ा प्रश्न है? रमन जी 1 मिनट में बोला, ऐसा है कि ये कांग्रेस की आलोचना कर दे, मुझे उसमें कांग्रेस इनकी आलोचना करे, उसमें मुझे नहीं जाना है। रिपोर्ट थी या नहीं थी, एक थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए। लेकिन 60 से 62 किलोमीटर तक इतने पेट्रोल बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इतने बस जलाए गए, लोगों को मारे गए, स्थिति इतनी हो गई कि पुलिस बल नहीं पहुंच रही है, एयर ड्रॉप करके पुलिस उतारना पड़ रहा है। इतनी तैयारी, उसको क्या इंटेलिजेंस की कोई अगर रिपोर्ट नहीं थी? देखिए, एक मिनट, एक सेकंड, बीच में नहीं, अरे मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। इससे बड़ा शर्म का विषय वहां के प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये एक बड़ा पहलू है। लेकिन नैना जी, मेरा दूसरा भी है इसमें कहना है कि पुलिस की फेलियोर है, लेकिन पुलिस की फेलियोर से अगर एक मजहबी कट्टरपंथ की मस्तिष्क से अगर टेररिस्टों की तरह पूरे अटैक करके, योजना बना करके पूरी ओर अटैक किया गया, उसको हम नजरअंदाज कर देंगे तो समस्या तक नहीं पहुंचेंगे। ये टाइम्स नाउ नवभारत एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और मैं आपके यहाँ इसलिए पैनलिस्ट के रूप में परमानेंट जुड़ा हूं। मोनू मनेसर ने एक वीडियो चला दिया, उसके लिए ये 60-62 किलोमीटर तक पुलिस पर गोली चलाने का, लोगों को घेर के मारने का, गोलियां पत्थर चलाने का अधिकार मिल गया इतने लोगों को। मुमताज आलम रिजवी, इसका जरा जवाब दीजिए। मैं अभी 2-3 लाइन और हमको बोलने दीजिए, पूरी बात करेंगे फिर उत्तर देंगे। देखिए, ये सारे हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब हिंदुओं से छोटी छोटी गलती हो जाती है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन गलती करने वाला अगर मुसलमान हो, चाहे वो कितने भी भयानक करे, तब भी हमें छोटी छोटी चीजें ले लगाते। मोनू सर उसमें था नहीं। ठीक है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर उठाए मुमताज आलम रिजवी, लेकिन क्या उसके एक वीडियो से कि मैं उसमें शामिल हो रहा हूं? ठीक है सर, मैं समझ गई। मुमताज आलम रिजवी, जरा मुझे इस बात का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अवधेश जी ने भी सवाल पूछे हैं, रमन जी भी बार बार ये बात बोल रहे हैं, और इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई जो FIR की कॉपी है, उसमें ये बताया गया है कि 600 से 700 की संख्या में पुलिस टीम की तरफ लोग आ जाते हैं, उनके हाथों में हथियार होते हैं, धर्म विशेष वो वहां पे नारेबाजी करते हैं। आखिर ये किस तरह की साजिश का नतीजा है? मुमताज आलम रिजवी, देखिए मैडम, ऐसा है कि इन्हीं की सरकारों से आप उदाहरण ले लीजिए कि अभी पूरा कांवड़ यात्रा यूपी में निकली और जब सरकार चाहती तो कुछ नहीं होता, पूरा मुहर्रम हुआ, आप बताइए कहीं कुछ हुआ? इसका मतलब ये है कि जब सरकार चाहती है तो कुछ नहीं होता और जब सरकार चाहती है तो होता है।
और मुझे लग रहा है कि इस पे दिल्ली पूरा में हुआ, चूंकि मणिपुर यूपी का में भी मामला चल रहा एकाध है, इंसिडेंट हुए, मैडम इनको चुप करा बंगाल दीजिए, में ऐसा है, हुआ, इनको चुप कहाँ कराइए नहीं हुआ मुहर्रम मैडम, में? इनको चुप कराएंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे। है। हमारी बात सुन लीजिए आप। जी। नहीं तो ये पूरा झूठ क्यों बोल रहे हैं मणिपुर कि में कहीं फ्लेवर कोई है, इंसिडेंट नहीं इसीलिए हुआ? ये हरियाणा में आप देखिए ये करा और रहे नैना हैं जी, ताकि आप भी मणिपुर इनको का काउंटर मामला कर जो रही है हैं आप। उसको दबाया जा सके। मणिपुर में फ्लेवर है स्वीकार है। और मुमताज ये आलम रिजवी, बिल्कुल मुझे यहाँ एक पे बात करा रहे बताइए, हैं। मुझे एक बात और ये बताइए, पूरा मुझे लग रहा है कि पूरी सरकार किसकी जो साजिश इन्वॉल्व है? है, क्योंकि बार बार सब कह रहे हैं मास्टरमाइंड है, क्योंकि खुद जो है एक पत्र आपकी तरफ से गया हुआ आप है। देखिए ना कि सुनिए जिसको जरा, एक बचा रहे पत्र गया है और उसमें लिखा हुआ है कि भाई मामले की जांच की जाए। जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर रही है मुमताज आलम रिजवी। मुझे आप इस बात का सबूत जवाब दो। आपने बहुत अच्छे से दूसरी घटना का हवाला दिया। मुमताज आलम रिजवी, मेरे मुझे एक सवाल का जवाब दो। उस एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है, उसमें क्लियरली मेंशन है 700 की संख्या में लोग अचानक से आते हैं, 700 की संख्या में लोग आते हैं और उसके बाद में नहीं, ये एक जगह नैना असामाजिक जी, लोग अरे भाई, नारे एक जगह लगाते की हैं, बात नहीं है। धर्म विशेष एक के नारे जगह की लगाते बात हैं। नहीं है ये। और आप मुझे एक बात बताइए, कहां से भीड़ आ दूर जाती से है? लेके होटल गुरुग्राम तक, अगर 700 तो एक जगह की बात है, हजारों लोग उतरे हुए हैं, सड़कें जाम कर दी गई। 44 जो है चला रहे, सुनिए, नहीं, ये गलत, ये बता रहे हैं कि 116 गिरफ्तारियां सिर्फ नूह में हुई है। सरकार ने करा लिए। नहीं, देखिए, ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि एक शब्द भी इन हमलावरों पर जो मजहबी मेंटालिटी से शोभा यात्राएं पर हमले कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर पुलिस की सुरक्षा नहीं होगी तो क्या अरे भाई हथियार लेकर के कौन लोग गए, क्यों गए? अभी मुमताज आलम रिजवी, लोगों के पास में, सुनिए, जिन्होंने वहां पे उत्पात मचाया उनके पास में पेट्रोल बम थे, उनके पास में वहां पे इतने पत्थर कहां से इकट्ठे हो गए? लोग दूर दूर से अचानक कैसे आ गए? मुश्किल से कुछ मिनटों का खेल हुआ। आप ये समझिए पूरा नूह जल गया, सोहना तक वहां पे उत्पात हो गया, गुरुग्राम तक उत्पात मचा दिया गया। मैडम सुनिए तो, मैं क्या कह रहा हूँ कि तमाम जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। उसने क्यों, आईबी कहाँ थी, जो खुफिया हमारा जो विभाग है वो कहाँ था? इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? और जब सरकार चाहती है, मैं यही कह रहा हूँ, जब सरकार चाहती तो कुछ नहीं होता। जब सरकार चाहती, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पत्थर की जहां तक बात आ रही है तो पूरे हिंदुस्तान में पत्थर कहां से चलने लगती, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हो रही? मुझे तो लग रहा है कि पत्थर भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये मुसलमानों को फंसाने के लिए, ठीक है, मुसलमानों मैं रमन मलिक जी से इसका जवाब देती हूँ, फिर विजय कौशिक जी का रुख करूंगी। रमन मलिक, उनको गिरफ्तार कीजिए, जिम्मेवार बयान दे रहे हैं, टेलीविजन पर बैठ के, इतना भयानक है ये मेंटालिटी। भी खराब मेंटालिटी है। पत्थर कहां से लाते हो ऐसा दिमाग भाई? अरे तो मुमताज आलम रिजवी, मुझे एक बात बताइए, क्यों इस तरह की बार बार तस्वीरें सामने आती हैं? जब दिल्ली में हिंसा होती है तब पत्थरबाजी हो जाती है। सुनिए, रामनवमी की अगर यात्रा निकलती है तो वहां पर इस तरह से हिंसा की तस्वीर नजर आती है। अब ब्रजमंडल की यात्रा निकलती है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आती है। राम जी की यात्रा निकले तो पत्थर चलेंगे, हनुमान जी की यात्रा निकले तो पत्थर चलेंगे, कृष्ण जी की यात्रा निकले तो पत्थर चलेंगे, और महादेव की यात्रा निकले तो पत्थर चलेंगे। कार्रवाई होगी। मुसलमानों पर इल्जाम मत लगाइए। विजय कौशिक जी, ये कहा जा रहा है कि भाई कैरोसिन डालकर देश को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, कौन कैरोसिन डाल रहा है और कैसे इसका परमानेंट इलाज होगा? एक के बाद इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगेगी? राजनीति कब तक? देखिए, सबसे पहली बात तो देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं इस घटना के लिए मोदी और खट्टर सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको एक क्षेत्र विशेष में उनके ऊपर हमले करवाए और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता हरियाणा के ये कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, वहीं भाजपा सरकार के अफसर कह रहे हैं कि ये एक अप्रत्याशित घटना थी। तो सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के लोगों को मालूम है ये षड्यंत्र था। षड्यंत्र क्या था? क्योंकि हरियाणा में खटारा सरकार फेल हो चुकी है और वो तभी संभव है इनको वोट बैंक का कुछ फायदा जब क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हो, उसके लिए इन्होंने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वहां पर शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारे करण दलाल जी, आफ्ताब अहमद जी, निश्चित तौर पर क्षेत्र में शांति कायम रहेगी। नहीं, मैं देश की जनता को एक बात और कहना चाहता हूँ, आखिर इस आग में घी डालने का काम और इसमें कैरोसिन डालने का काम किसने किया है? कि ये जो मेवात है जी, इस मेवात में जितने भी कथित रूप से मुस्लिम हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानते, ये मेव है और ये अपनी अलग वो बताते हैं कि भाई हमारी अलग पहचान है और ये सब हिंदू से मुसलमान बने हैं।
इनको तलवार की नोक पर जबरन जो है मुसलमान बनाया गया था, और इनके आज भी बहुत से जो सांस्कृतिक विरासत है वो हिंदुओं से मिलती जुलती है। तो निश्चित तौर पर उनको भी भड़काया गया। ओवैसी जैसे एजेंटों के माध्यम से भाजपा ने उनको भड़काया, हिंदुओं की शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दी, और उनके ऊपर जब बीजेपी सरकार को मालूम था वहां हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पूरी तैयारी हो रही है हमले की, तो खट्टर सरकार कहाँ सोई हुई थी? ये लोग इंतजार कर रहे थे आग लगे और फिर उस पर ये रोटी सेक सकें। रमन मलिक जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आपने स्कॉलर बुलाए हैं, मैं उनकी बात से हैरत अंगेज हो गया कि जी ये पत्थर भी साजिश है। मतलब जो फ्रांस में पत्थर पड़ते हैं, लंदन में पड़ते हैं, बेल्जियम में पड़ते हैं, या देश के किसी और कोने में पड़ते हैं, वो सारी की सारी साजिश है। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे ये दुखद है, उनके वहां पे पत्थर पड़ने का तो सालों का इतिहास है, दशकों का इतिहास है। लेकिन बहरहाल मैं इतनी सी बात कहता हूं नयन जी, जो चीज को समझना चाहिए, क्या ये डिजाइन था? क्योंकि क्या कोई मतलब 3 साल 4 साल जो ये यात्रा निकली जी, जितनी सुरक्षा उन यात्राओं में थी उतनी सुरक्षा इस यात्रा में भी थी। तो आखिर फिर रमन मलिक जी इस बार ऐसा क्या हो गया कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए? इस बार ऐसा पुलिस वाले का पुलिस वाले का वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूं, जो अभी अस्पताल से बाहर निकला है उसको दे देता हूं वीडियो। वो बहुत क्लियरली ये कहता है नैना जी हर जगह पत्थर जमा हो जाता है, हर जगह जो है हुआ ये एकदम प्लानिंग से 3-4 जगह अलग अलग डायरेक्शन से। आप मान रहे ना रमन मलिक, ये प्लानिंग है, ये तो है सुनियोजित, वो तस्वीरें दर्शाती हैं। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी, अगर हमने देखा नूह में हिंसा भड़कती, एक चिंगारी सोहना में आग लगा देती है, एक चिंगारी पलवल में उत्पात मचा देती है, एक चिंगारी गुरुग्राम तक, बल्कि उत्तर प्रदेश और बाकी जो अलग अलग सीमावर्ती इलाके हैं, ये छोड़ सरकार ने इसको रोक लिया। नूह जो था वो नया गोदरा था, पूरा प्रदेश पूरा देश जलाने की योजना थी। मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी बचा लीजिए, पूरा देश और प्रदेश जलाने की योजना थी उनका, जिनका इलेक्शन में मजबूरी का अलायंस है, और वो मुमताज आलम रिजवी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों ने जो अब अलर्ट कर रखा है, वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है और 116 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुमताज आलम, इस बारे में तो अभी मत सोचिए कि वहां पर फिर से इस तरह के हालात हो। पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कमर तोड़कर रख देंगी। अब अगर इस तरह से अगर बातचीत होगी, आपका ये जो बर्ताव है, आप सवाल पूछे या धमका रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, मॉल तक लूट लिए गए थे। कितनी भयंकर जो है सूरत हो गई थी हरियाणा में, मैं उसकी याद दिला रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम या कुछ मत बनाइए, इसको सख्ती से कार्रवाई की जाए। देखा कि जिस तरह से जाने गए हैं उसमें हिंदुओं की भी जान गई है, मुस्लिमों की भी जान गई है, वो भी प्रभावित है। वहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। फिर कौन बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम? सेकुलर अटैक है, ये सेकुलर अटैक है, इनके हिसाब से नई परिभाषा है। रिलीजियस अटैक नहीं है, सेकुलर, ये सेकुलर कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार क्यों नाकाम हो गई। अरे भाई, इतना कट्टरपंथ मुमताज आलम जी, इतना कट्टरपंथ मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हो गया है? शोभा यात्राओं पर राजस्थान से लेके गुजरात, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, जगह जगह अटैक हो रहे हैं। आपने एक शब्द आपके मुंह से उन कट्टरपंथियों के विरुद्ध नहीं निकला। कम से कम विजय कौशिक ने माना तो कि तैयारी हो रही थी और अटैक हुए थे। आपने जांच कराई जाए, दिख रहे हैं, कौन लोग हैं? दिख रहे हैं, ये पता चल रहा है। उसमें ऐसे ऐसे ट्वीट हैं कुछ मुसलमानों पे कि बाहर निकलो। रामनवमी यात्रा पर, ब्रजमंडल यात्रा पर इस तरह से हथियार, इस तरह से पथराव हर बार एक तरह का पैटर्न हो चुका है। आखिर इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? आखिर जब अगर उसमें नाम आता है तो उसमें लग जाता है कि भाई हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ में इस तरह से धर्म विशेष को मुहर्रम बेहतरीन कराया,
योगी आदित्यनाथ जी अरे मुमताज आलम, जिस जगह पे मुहर्रम में हुआ वहां पर तो आपस में ही लड़ लिए, चीज नहीं बचेगी। आपस में ही लड़ लिए। हरियाणा में क्या होगा? विजय कौशिक, मुस्लिम माने गए, सामान्य कानून का मैं ये पालन कहना नहीं कर चाहता सकते हैं। हूँ, नूह हिंसा से एक दिन पहले नांगलोई में बवाल हुआ था जी, उसके बाद में नूह में हुआ, फिर उसके बाद में ये आग सोहना पलवल यहाँ तक फैली, जहां कांग्रेस के नेताओं ने शांति के लिए काम किया। वहीं बीजेपी सरकार का हाल तो देखिए कि 2 बार हरियाणा पहले भी जल चुका है जाट नॉन जाट के मुद्दे पर, अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जल रहा है। 2 बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जल गई। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं ईसाई और हिंदू हो रहा है? आप जो है मणिपुर देख लीजिए, मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है। और आज सबसे विजय बड़ी बात कौशिक जी, यह है, आप पूरे एक्शन मोड में हैं और जाहिर सी बात है रमन मलिक जी, और मौका भी दिया है आपने विपक्ष को एक तरह से सवालों में। सवाल ये है ना, ये आग क्यों लगा रहे हैं बीजेपी वाले? बीजेपी वाले आग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, इन्हें चिंता नहीं है। ये चाहते हैं लोग अपनी जान बचाने में उलझे रहे और इनकी दुकान चलती है। मुझे लगता है ये घटना भी इस तरह की है कि प्रदेश सरकार से सवाल विपक्ष को एक तरह से मौका दिया भी है प्रदेश सरकार ने। अब बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार की बात कहते थे वो वाला जो फॉर्मूला है वो फेल हो चुका है। प्रदेश सरकार ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया, उसी का ये नतीजा है। क्या कहेंगे विपक्ष के इन तमाम सवालों का? नहीं, देखिए ऐसा है, विपक्ष और ये उनकी सजा मिलती है रमन जी, ऐसा है कि ये देखिए ऐसा है कि ये केवल विपक्ष और भाजपा का प्रश्न नहीं है। ये जैसे जरा शुरुआत देखेंगे, अगर दुनिया में भी आप देखेंगे तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हमने देखा है कि मस्जिद उड़ जा रहे हैं, चर्च उड़ जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमको इस देश में मजहब के नाम पर दंगे कराने हैं, हिंसा कराना है, तो कानून व्यवस्था उसका एक समाधान है। लेकिन केवल कानून व्यवस्था समाधान नहीं है। इसको देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये एक राज्य के विरुद्ध कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का या युद्ध की घोषणा है ये। बिल्कुल सर, लेकिन आखिर उनके लिए परमानेंट इलाज क्या है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की कमी है चर्चा के लिए, इतना ही। आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिर बार बार इस तरह से जब मजहब के नाम पर जब नारेबाजी की जाती है, अचानक से उपद्रवी इकट्ठे हो जाते हैं, सवाल प्रशासन पर तो खड़ा होता है, लेकिन बार बार सवाल ये भी कि आखिर इन उपद्रवियों का परमानेंट इलाज कैसे होगा।